हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वगैरह पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर। यानी क्या है कि अभी अभी यूपीएससी की कुछ ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी मेडिकल डिवाइस में। तो फ्रेंड्स क्या है, उसका आज एग्ज़ाम देखने को मिला है, यानी 2 नवंबर 2025 में उसका एग्ज़ाम हुआ है। तो फ्रेंड क्या है, जो वैकेंसी आई थी ये मेडिकल डिवाइस ड्रग इंस्पेक्टर की आई थी। इसमें लगभग लगभग 20 वैकेंसी देखने को मिली थी। तो फ्रेंड क्या है, यूपीएससी ने इसका एग्जाम कंडक्ट किया है आज, यानी 2 नवंबर 2025 को। तो फ्रेंड्स क्या है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के इस पेपर में आए हैं, हमें देखने को मिले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड क्या है, ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फार्मा फील्ड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है उन सभी के लिए। तो फ्रेंड्स क्या आइए आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे थे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 15 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कि लगभग 15 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वरना वीडियो जो बहुत है वो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड इसको हम क्या है पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में आज हम डिवाइड यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा फार्माकोलॉजी और क्या है ये मेडिकल डिवाइस के जो कुछ क्वेश्चन हैं जो आज आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थोड़ा रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, या फिर थोड़ा इंग्लिश एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, जनरल के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड क्या है, जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था आज, यानी 2 नवंबर 2025 को देखने को मिला है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का मेडिकल डिवाइस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टॉपिक की ओर और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू द मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी मेडिकल डिवाइस इज़ टू बी सबमिटेड ऑन। इसने क्या कहा कि कौन से फॉर्म नंबर पर आपको एप्लीकेशन क्या है ग्रांट करनी है लाइसेंस के लिए मेडिकल डिवाइस के फॉर क्लास ए और क्लास बी। अगर आपको क्लास ए क्लास बी का मेडिकल लाइसेंस लेना है मेडिकल डिवाइस का, तो आपको कौन से फॉर्म में, तो वहाँ क्या फॉर्म नंबर MD3 यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इस फॉर्म को फिल करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी मेडिकल डिवाइस के लिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, क्या यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन रहने वाला। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये है एक्सप्लेनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, कैसे क्लासिफाई किया गया है मेडिकल डिवाइस को। तो फ्रेंड क्या है, यहाँ पर मेडिकल डिवाइस को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, यानी फर्दर मतलब वैसे टोटल 4 क्लास होती है, लेकिन फर्दर यहाँ पर 2 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। क्लास ए और क्लास बी को एक इसमें रखा है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और क्लास सी और क्लास डी को बी ग्रुप में रखा है जिसमें आपका सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको अप्रूवल देती है। तो फ्रेंड इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन देख सकते हैं ये आप बात कर सकते हैं यहाँ पर, कौन सी एप्लीकेशन कब फिल की जाएगी। तो फ्रेंड एप्लीकेशन यहाँ पर फिल की जाएगी फॉर क्लास ए और क्लास बी के लिए MD यानी मेडिकल डिवाइस फॉर्म नंबर 3 पर, और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए फॉर MD यानी मेडिकल डिवाइस फॉर्म नंबर 5 पर। और अगर आपको यूज़ करना है, आपको क्लास सी और क्लास डी के प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन करनी पड़ेगी फॉर्म 7 पर, और अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो फॉर्म नंबर MD9 पर करनी पड़ेगी। तो फिर क्या ये क्लासिफिकेशन है हमारा किसका, मेडिकल डिवाइस का। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स क्या लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा यहाँ से मोटिवेशन बढ़ सके और आपके लिए कुछ और ऐसा अच्छा लेकर के आ सकूँ। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। द मॉडरेट हाई रिस्क मेडिकल डिवाइस आर क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी ऑफ मेडिकल डिवाइस। इसने कहा जो हाई रिस्क वाले मेडिकल डिवाइस होते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं इसका आंसर होने वाला है सी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारी मेडिकल डिवाइस होती है उनको यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी ए और बी को एक कैटेगरी में रखा गया है और सी और डी को आपकी सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर ए और बी मेडिकल डिवाइस के लिए हमको अप्रूवल चाहिए तो हमको क्या फॉर्म 3 पर अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर सी और डी के लिए चाहिए तो हमको फॉर्म MD4 MD किस पर MD7 पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर क्या है ये इसका क्लास आंसर होने वाला है डी, यानी क्लास सी के जो प्रोडक्ट होते हैं मेडिकल डिवाइस प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम हाई रिस्क बोलते हैं। तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था आपको मेडिकल डिवाइस रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। टाइप ए को लो रिस्क बोलते हैं, टाइप बी को मॉडरेट रिस्क, और टाइप सी को मॉडरेट हाई रिस्क, और टाइप डी को हाई रिस्क। तो फ्रेंड क्या है, हम यहाँ पूछा गया था मॉडरेट हाई रिस्क, तो क्या फ्रेंड टाइप सी वाले को यहाँ पे क्या बोला गया है, मॉडरेट हाई रिस्क बोला गया है। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर सी देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स क्या है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने।
तो फ्रेंड आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू सेल स्टॉक एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन अ मेडिकल डिवाइस इंक्लूडिंग इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस इज इशू ऑन फॉर्म नंबर। तो फ्रेंड क्या है, जो क्या रजिस्ट्रेशन किया जाता है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ सेल करने के लिए, स्टॉक करने के लिए, या फिर क्या है एग्जिबिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मेडिकल डिवाइस का, हमको वो कौन से फॉर्म पे किया जाता है, वो फॉर्म नंबर मेडिकल डिवाइस 42 पर यहाँ पर आपको क्या है उसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए सेल करने का, एग्जिबिट करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेडिकल डिवाइस को, तो फ्रेंड क्या है ये फॉर्म नंबर एमडीएन मेडिकल डिवाइस फॉर्म नंबर 42 पर आपको क्या है एप्लीकेशन करना होगा, तभी आप इसके लिए आपको एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर। अ कंपनी वांट टू मैन्युफैक्चर क्लास सी और क्लास डी मेडिकल डिवाइस, इट डज नॉट हैव इट्स ओन फैसिलिटी and wanted to utilize the facility of another licensing manufacturer. In which one of the following form does the application need to be apply? इसने कहा कि एक ऐसी कंपनी है, वो क्या है, वो मैन्युफैक्चर करना चाहती है क्लास सी के मेडिकल डिवाइस, लेकिन उसके पास अपना लाइसेंस नहीं है, वो दूसरी थर्ड पार्टी से अपना मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहती है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और फॉर्म नंबर एमडीएन मेडिकल डिवाइस 7 भरना होगा, वो फिल करना होगा, और क्या है अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, जिसके अकॉर्डिंग उसको अप्रूवल मिलेगा और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी से करा सकता है। जैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती है हमारी फार्मा में, तो ऐसे ही मेडिकल डिवाइस में होता है। तो फिर क्या है, ये इसका आंसर होने वाला है बी, यानी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ फॉर्म नंबर मेडिकल डिवाइस कितना 7 पे उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो क्या है मैन्युफैक्चरिंग करा सकता है अपने प्रोडक्ट। तो फ्रेंड आपको बता दूं, जो ये ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था ये मेडिकल डिवाइस में, तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो क्या है, वो एमडी यानी क्या है मेडिकल डिवाइस रूल 2017 से ही देखने को मिले हैं। तो उसके ही बारे में पूछा गया, उसके इर्द गिर्द यहाँ पर क्वेश्चन घुमाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन आए थे यहाँ पर हमारे, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, प्रोटीन कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। फार्माकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। तो उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसमें हम बात करते तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, तो इसलिए हम उनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। फार्माकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-4 क्वेश्चन थे, पैथोलॉजी से क्वेश्चन थे एक आधा, और एक आधा क्वेश्चन था यहाँ से हमारा किससे, हैप से देखने को, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से देखने को मिले हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। द अमेंडमेंट टू द मेडिकल डिवाइस रूल 2017 वाइड नोटिफिकेशन नंबर GSR 777 डेटेड 14 अक्टूबर 2022 एक्सेप्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी फ्रॉम लाइसेंसिंग। क्या है कि कौन सी कैटेगरी में जो हमारे क्या है अमेंडमेंट हुआ था, दो मेडिकल डिवाइस रूल 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ था, तो कौन सी कैटेगरी में देखने को मिला था ये बताया गया है। तो फन क्या है यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, यानी क्लास ए जो प्रोडक्ट होते हैं, नॉन स्टेराइल एंड नॉन मेजरिंग मेडिकल डिवाइस होती है, उसमें ये क्या है ये अमेंडमेंट देखने को मिला था हमारा 14 अक्टूबर 2022 को अंडर द GSR 777 में आपको देखने को मिला था। तो फन क्या है ये इसका आंसर होने वाला है डी, यानी 5th जो क्वेश्चन है उसका आंसर होने वाला है डी, यानी क्लास ए में अमेंडमेंट देखने को मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। द की चेंजेस एज पर द नोटिफिकेशन GSR 409 डेटेड 2 of June 2023 to the amendment of the medical device rule 2017 in rule 18 एंड 19। इसने पूछा गया है कि क्या की चेंजेस देखने को मिले थे हमारे, जो अमेंडमेंट किया गया था हमारा 2 जून 2023 को, उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे मेडिकल डिवाइस रूल 2017 के। तो उसमें ये देखने को मिला था कि जो हमारा रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, इसने कहा जो हमारी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो हाई रिस्क हमारे क्या होते हैं मेडिकल डिवाइस होते हैं, उनमें उनका जो अप्रूवल होता है उसमें क्या है उनके लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट में क्या है यहाँ पे रिमूवल देखने को मिला था। यानी क्या उनको क्या है एक फॉर्म के अंदर ही मर्ज कर दिया गया, यानी उनको अलग अलग जो यहाँ पर डिवाइस दी गई थी अलग अलग फॉर्म थे, तो उनको दोनों अलग अलग फॉर्म ना करके एक फॉर्म के अंदर ही मर्ज कर दिया गया था। तो इसलिए इसमें चेंजेस किए गए थे, यही क्या है यहाँ पर रिमूवल किया गया था लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर क्लास नंबर सी ऑफ मेडिकल डिवाइस के लिए। तो फ्रेंड्स क्या है आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, आंसर सही आपको मिल रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हु इज़ द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ द लाइसेंसिंग इन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशनर ऑफ इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस इन इंडिया।
इसने कहा है कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो क्या करती है, क्या है आपको क्या है अप्रूवल देती है फॉर मेडिकल डिवाइस को लॉन्च करने की। जैसे आपको आप क्लिनिकल ट्रायल पढ़ते हो, क्लिनिकल ट्रायल में आप क्या करते हो कि CDSCO को अप्रूवल के लिए यहाँ पे आप सबमिशन देते हो, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी इंडिया के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी, यहाँ पे है हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO बोलते हैं जिसको, जिसका जो आपको ऑफिस है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, FDA भवन बोलते हैं। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, इसके अंदर DCGI बोलते हैं, ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल, जो हमारा क्या अप्रूवल देता है इस चीज़ के लिए। तो फिर क्या है, ये एक ही बॉडी है हमारे इंडिया के अंदर जो क्या करती है, जो अप्रूवल देती है आपको मेडिकल डिवाइस के लिए, और क्लिनिकल ट्रायल फॉर मेडिकल डिवाइस, और क्लिनिकल ट्रायल फॉर वैक्सीन, फॉर टैबलेट्स एंड सो ऑन। तो फिर क्या है, यही एक अथॉरिटी है। जैसे अलग अलग कंट्री में से FDA होता है, हमारा USA में FDA है, फिर हमारा हेल्थ कैनेडा है, फिर हमारा MHA है, MHRA है, एनवीज़ा है। तो फिर क्या ये अलग अलग अथॉरिटी है जो क्या है अप्रूवल देती है किसी भी कंट्री के लिए अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लॉन्च करने के लिए। आपको क्या करती है, आपको सबमिट करने के लिए आपको इन रेगुलेटरी अथॉरिटी में आपको सबमिशन करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर आपको क्या अप्रूवल देती है, और फिर आप अपना उसको मैन्युफैक्चरिंग या आपको उसको वहाँ पर आपको सेल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द टर्म यूज फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑफ मेडिकल डिवाइस अंडर द मेडिकल डिवाइस रूल 2017। इसने कहा कि कौन सी टर्म यूज़ की जाती है क्लिनिकल ट्रायल में अगर हमको क्या करना है, मेडिकल डिवाइस का क्लिनिकल ट्रायल करना है। तो मेडिकल डिवाइस का अगर हमको क्लिनिकल ट्रायल करना है तो हमको उस टर्म यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन बी होने वाला है आंसर, यानी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। क्या है, अगर हमारी ड्रग है और कोई हमारी मेडिकल डिवाइस बनाई गई है अभी, और उस पर हमको क्लिनिकल ट्रायल करना है, उसको देखना है यहाँ पर, और अथॉरिटी को डाटा सबमिट करना है, तो उसके लिए आपको क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा मेडिकल डिवाइस के लिए। और अगर आप किसी टैबलेट का, किसी वैक्सीन का कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। और यहाँ पर मेडिकल डिवाइस की बात कर रहे हैं तो इसको क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ ग्राउंड ऑफ सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ अ लाइसेंस अंडर द मेडिकल डिवाइस रूल 2017। इसने कहा कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं अगर कि क्या है मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस रद्द हो सके या सस्पेंशन हो सके, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो ऐसा कारण हो कि जो क्या है रेगुलेटरी का जो कंप्लायंस है उसको फुलफिल ना कर रहा हो, जो गाइडलाइंस है उसको फुलफिल ना कर रहा हो, या आपने फ़ीस सबमिट ना की हो, या फिर ऑडिट में दिक्कत आ रही हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट हो। तो फिर क्या ये डिफरेंट कारण हो सकते हैं यहाँ पर हमारे किसी के लाइसेंस का सस्पेंशन करने के लिए, कैंसिलेशन करने के लिए मेडिकल डिवाइस में। तो फिर क्या ये डिफरेंट रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर कैंसिल हो सकता है आपका लाइसेंस। तो फ्रेंड क्या है यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, यानी नॉन कंप्लायंस विद द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो गाइडलाइन है उसको नॉन कंप्लायंस अगर होती है तो वो क्या है, वो अप्रूवल नहीं देती है और आपका लाइसेंस रद्द कर देती है। सेम एज आपका फार्मा फील्ड में भी यही देखने को मिलता है, जैसा कि ये भी फार्मा फील्ड का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल डिवाइस की बात कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द लेबलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस मस्ट कंप्लाई विद विच रूल ऑफ द मेडिकल डिवाइस रूल 2027। जो मेडिकल डिवाइस रूल 2027 है उसके अंदर कौन सा रूल है जिसके अंदर लेबलिंग बोली गई है मेडिकल डिवाइस की। तो इसका जो आंसर है वो अभी कंफर्म नहीं है, मुझे भी कंफर्म नहीं है। मैं भी सर्च कर रहा था तो मुझे मिला नहीं इसका आंसर कुछ अच्छे से, मतलब प्रॉपर आंसर जस्टिफिकेशन मिला नहीं। तो इसका आंसर हम अभी थोड़ा ढूंढ के आपको उसका आंसर अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे एक बार। तो चलते हैं अपने, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी मेडिकल डिवाइस। इसने क्या कहा कि ऐसी कौन सी क्या है अथॉरिटी है जो क्या करती है, जो आपको यहाँ पर क्या करती है अप्रूवल देती है और क्या रेगुलेट करती है क्लास ए और क्लास बी के मेडिकल डिवाइस को। तो फ्रेंड जो यहाँ पर आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका सी होने वाला है, ना कि बी। जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वही आपको क्या है करती है, यहाँ पर हमको अप्रूवल देती है रेगुलेशन के लिए फॉर क्लास ए और क्लास बी के लिए। जैसा हमने पहली आंसर देखा था पहले क्वेश्चन में, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया था, वहाँ पर 2 कैटेगरी में प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है। टाइप क्लास ए और क्लास बी को आपको स्टेट लेवल पर आपको रखा गया है, और टाइप सी और टाइप डी को, क्योंकि ये हाई मॉडरेट रिस्क वाले होते हैं इसलिए इनको टाइप 2 में रखा गया है। यानी सी और डी वालों को सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है यहाँ पर रेगुलेट करती है। तो फिर यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, ना कि सी नहीं होने वाला, यहाँ पर आंसर होने वाला है सी, ना कि बी। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी देखने को मिलेगा आपको। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको क्लास ए और क्लास बी के प्रोडक्ट को यहाँ पर रेगुलेशन करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रोल ऑफ द नोटिफाइड बॉडी अंडर द मेडिकल डिवाइस रूल 2017। इसने कहा कि कौन सी ऐसी रोल बॉडी है जो इसका नोटिफाई करती है वो मेडिकल डिवाइस रूल 2017 के अंदर। इसने कहा जैसे बात करते हैं यहाँ पर, टू कैरी आउट द ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ C&D मेडिकल डिवाइस। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि जो क्लास सी और क्लास डी के जो प्रोडक्ट है उनको मॉडरेट हाई रिस्क में रखा गया है, तो इसीलिए उनको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी देखती है। तो इसीलिए क्या है, उनका क्या है, साइट का मैन्युफैक्चरिंग जो साइट होती है उनका ऑडिट करना, साथ साथ उनका ऑडिट करना, उनका कंप्लायंस चेक करना एज़ पर प्रोटोकॉल, एज़ पर गाइडलाइन, एज़ पर SOP, क्या है उनका कंप्लाई चेक करना कि क्या है वो क्या है एज़ पर द गाइडलाइन को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर एज़ पर द SOP प्रोटोकॉल अपने गाइडलाइंस को, अपनी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो यही क्या है नोटिफाई जो बॉडी होती है यही करती है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे आपका FDA हो गया, हमारा CDSCO हो गया, तो फिर क्या है ये क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी डिवाइस परमिसेस में जा करके कि क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर कोई क्या ट्रायल्स हो रहे हैं वो एज़ पर प्रोटोकॉल या एज़ पर गाइडलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यही नोटिफाई करती है, वो ऑडिट्स करती है सभी ट्रायल्स के लिए। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ NAB अंडर द मेडिकल डिवाइस रूल 2017। तो क्या फुल फॉर्म होने वाली है हमारे NAB मतलब नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड। तो जैसा हमारा ट्रायल्स के अंदर होता है NABL सर्टिफिकेट होता है, NABH हॉस्पिटल होता है, यानी नेशनल एक्रीडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारा NABL होता है, वहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल में जो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या कराते हैं, जो हमारी लैब्स होती है, पैथोलॉजी लैब होती है, वो NABL सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो इसी तरह जो हमारा यहाँ पर मेडिकल डिवाइस के अंदर होता है क्या है, हमारे एक नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड होता है जो क्या है, जो टेस्टिंग करता है हमारे मेडिकल डिवाइस की। और जैसे हमारा क्या NABH होता है, जो हमारा हॉस्पिटल्स होते हैं वो NABH होनी चाहिए, नेशनल एक्रीडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, क्या अप्रूवल होने चाहिए। तो उनको ही एक सुपरफिशियल क्या है, ये एक बॉडी है जो क्या है यहाँ पर रेगुलेट करती है अपने यहाँ पर डिवाइस को, मेडिकल डिवाइस को, तो उसको नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड बोला गया है। तो फिर ये है इसकी फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लाइसेंसिंग आफ्टर ग्रांट ऑफ लाइसेंस विद इन हाउ मैनी डेज इज एन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड टू द लाइसेंसिंग सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि उसने क्या बोला है कि अगर इन केस कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी में, तो कितने दिन के अंदर आपको दोबारा से क्या रिन्यू एप्लीकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है, कि सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या आपकी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। तो फिर डेज पूछे गए, तो फिर यहाँ पे आपको इसका आंसर होने वाला है B, यानी 90 डेज़ के अंदर आपको क्या करना होता है, दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर देयर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस और फॉर देयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अमेंडमेंट इनटू द एनी सेंट्रल और लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो आपको 90 डेज़ के अंदर ये काम करना होता है। और अगर आप फ्रेश लाइसेंस कर रहे हैं, कि अगर आपका लाइसेंस रद्द हो गया है, फ्रेश लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट दे रहे हैं आप, तो आपको इसमें लगभग 180 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि आपका जो लाइसेंस अगर एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर होने के 180 डेज़ के अंदर अंदर आपको दोबारा से अप्लाई करना होता है आपका लाइसेंस फॉर मेडिकल डिवाइस के लिए। तो जैसा आपका लाइसेंस मेडिकल डिवाइस के लिए 3 मंथ का टाइम होता है क्लिनिकल ट्रायल में, तो सेम यहाँ पर भी 3 मंथ का टाइम दिया गया है यहाँ पर आपको, किसमें, मेडिकल डिवाइस के ट्रायल में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, अच्छे थे, देखने को मिले, मुझे भी पढ़ करके अच्छा लगा। क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कभी भी हमारे एग्जाम में आ सकती है। क्योंकि हमारी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है, और हमारा RRB का एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स उसमें भी कोई क्वेश्चन यहाँ से टकरा सकता है, आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन है हमारे फर्दर, उनके बारे में बात करेंगे। अगर हम इस वीडियो में बात करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए लेंदी हो जाती, इसीलिए यहाँ पे हमने 14-15 क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।